हेलो एवरीवन, सभी को मेरा जोहार। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुमारी स्वाति। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी सारे लोग मुझसे मेरे मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करने को कह रहे थे। तो चलिए विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है कि मेंस इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर जेपीएससी जर्नी। 3 स्टेजेस है, आप सबको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, मेंस, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, आप सबको ये बात भी पता है। और यही वो स्टेज है जिसमें आप अपने आप को मेरिट लिस्ट के सबसे करीब पहुंचा सकते हैं। बिकॉज प्रीलिम्स में आपको ना क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू आप कितना भी अच्छा कर लो, इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड कि आपको बोर्ड कैसा मिलेगा, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जो सोरली कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो इसे कितना बेहतर कर सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए और अच्छा मतलब मेरिट लिस्ट में आइए और अच्छे रैंक होल्डर बनिए। तो देखिए, मेरा जब प्रीलिम्स हुआ था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं थी इससे पहले किसी पीसीएस के मेंस के, चाहे यूपीएससी वगैरह किसी की भी मैंने मेंस नहीं लिखी थी। तो ये मेरा पहला मेंस था। तो बीइंग अ वेरी बिगिनर एंड अ नाइव, मुझे इतना ज़रूर पता था कि अगर मैं काफ़ी, चूँकि मैं कोचिंग नहीं ले रही थी, और अगर मैं काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से बहुत ज़्यादा अपने आप को बेस्ट करने के लिए 10 जगह से पढ़ूंगी, 10 बुक से पढ़ूंगी, तो शायद मैं कम समय में नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अपनी पहली प्लानिंग ही मैंने रखी थी हमेशा कि मेरी जो प्रिपरेशन रहेगी उसे मैं बहुत प्रिसाइज रखूंगी, बहुत ही सिलेक्टिव मटेरियल्स मैं अपने पास रखूंगी, उसे लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी और रिविज़न ज़्यादा करूंगी। तो मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आप और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आएगी ना, उन सबको कलेक्ट करके एक प्रॉपर रिकॉल करने में। तो हमेशा आप तैयारी ऐसी रखिए कि आपकी जो मतलब मटेरियल्स हो वो थोड़ी प्रिसाइज हो, जिसे आप रिवीजन में बहुत बार यूज़ कर सकें। तो अगर अगर एज अ बिगिनर मैं बताऊं, तो मैंने हमेशा 3 स्टेप्स को फॉलो किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा था कंटेंट, और दूसरा आता है स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, जिसमें लर्निंग एंड आंसर प्रैक्टिस आ जाती है। तीसरा आता है टेस्ट सीरीज़। तो देखिए, ये 3 पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि आप मुझसे सुन रहे हैं, आप काफ़ी सारे टॉपर्स की सुनते होंगे, तो ये 3 पॉइंट्स आपको कॉमन लगते हैं मेंस में। पर इसे करना कैसे है, बोलते हैं सब पॉइंट्स तो आपको सारे कोई बताते हैं, पर किया कैसे जाए इसे। तो देखिए, कंटेंट के लिए ना मुझे पता था कि प्रीलिम्स तो मेरा हो गया है, बुक्स वगैरह जो भी मैंने पढ़े थे। अब मेंस उन बुक से नहीं होगा जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था। तो सबसे पहले मेंस के लिए मैंने कंटेंट के लिए क्या किया, मैंने सबसे पहले सिलेबस उठाई एंड देन आई नोटिस्ड कि ये जो सिलेबस में दिया हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटीज़ के सिलेबस से मैच करता है। तो सबसे पहले जब मैं एक एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर थी, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू किया था। एनसीईआरटीज़ को ज्योग्राफी के लिए पढ़ना शुरू किया था और भी अदर सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स भी थी। और चलिए सपोज़ एक टॉपिक लेते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें इन्फ्लेशन है। उसमें बहुत अच्छे से सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको कंसेप्ट पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी आप क्या, आपने सिलेबस उठाया, आपने एक बार एनसीईआरटी से या फिर आपके पास जो भी बुक्स है, आपने एक बार उससे इन्फ्लेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब आप क्या करो ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और आप देखो कि इस इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस कैसे आए हैं जेपीएससी में, और अदर मैं ये भी करती थी कि अदर पीसीएस में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये था कंटेंट प्रिपरेशन का, कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ती थी, जब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेती थी, तो क्या होता है ना कि देखिए, आप किसी बुक को पढ़ते हो ना, तो बुक्स में पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए रहते हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट भी बहुत सारा तैयार हो जाता है। आप आपने बुक्स पढ़ लिया, आपने कोई नोट्स खरीद लिया, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाता है। नाउ द सेकेंड पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि अब आपको उस सारे कंटेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है। और मेरे ध्यान में हमेशा ये रहता था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, इट विल बी फ्यूटाइल अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और जो बॉडी होती है एंड देन कंक्लूजन करके अगर नहीं लिखती हूँ, तो मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे मैं कितना भी पढ़ लूँ। तो मेरा हमेशा फोकस ज़्यादा रहता था कि मुझे, ठीक है, मैंने इतने पॉइंट्स पढ़े, अब मुझे इसे स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया था कि मैं गूगल पे लिखती थी वो टॉपिक, और उसके बाद मैं बस दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस लिख देती थी।
मुझे बहुत एक तरीके से एक आंसर मिल जाता था जिसमें कोई मेंस का क्वेश्चन उन्होंने उठाया हुआ रहता था उसी टॉपिक से, और बहुत अच्छे से उन्होंने बॉडी दिया रहता था, बताया रहता था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स जो भी हैं, उसके बाद एक अच्छे लाइंस के साथ कंक्लूजन वो बताते थे। तो मैं हमेशा ये करती थी ना, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक साइड को फॉलो करती थी, मैं एक दो जैसे विजन IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, इन दोनों को मैं फॉलो करती थी, और जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते थे ना उसे मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं कितना भी पढ़ रही हूँ ये मुझे वहाँ रिकॉल नहीं हो पाएगा जब मेन एग्ज़ाम आएगा। तो मैं हमेशा जो मुझे बुलेट पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते थे ना, पॉइंट्स जो मुझे उसे मैं नोट डाउन कर लेती थी, और ये रहा था मेरा तरीका कि जिससे मैं आंसर्स को एक स्ट्रक्चर दे पाऊँ। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, वो तो आपको कंटेंट प्रिपरेशन में हेल्प कर देगा। अल्टीमेटली आपको क्या करना है ना कि आपकी आंसर्स को आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि चलिए सपोज़ 3 घंटे हमारे पास होते हैं, 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आप एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स मान के चलिए, 30 मिनट्स आपने एक क्वेश्चन को दिया, 2 मिनट आप लोगे ना सोचने के लिए कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है इस आंसर को, तो उस 2 मिनट में ना आपके ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर क्रिटिकली एनालिसिस पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें डालनी है, एक कंक्लूजन डालना है। तो हमेशा आप मेक श्योर करिए ना कि आप एक टेम्पलेट तैयार कर लें। जैसे मैं क्या करती थी कि अगर मैंने एक आंसर पढ़ा, उसे मैंने एक तरीके से लिखा, एक फ्लो डायग्राम में बनाया, तो दूसरे आंसर को मैं दूसरे टेम्पलेट में तैयार करके रखती थी, सो दैट आई वुड हैव 4-5 टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, कि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपना आंसर कंप्लीट कर दूँगी। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। फोकस आपका रहना चाहिए कि पहले आपके पास कंटेंट मटेरियल्स आप आराम से आप जुगाड़ करो, और उसके बाद आप उसके साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करो। जैसे हाँ, जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो तब आप प्रॉपर उसे आंसर जैसा नहीं लिखोगे, तब आप सिर्फ पॉइंट्स बनाओगे। जैसे मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया ना, तो जस्ट एक पेज में मैंने इन्फ्लेशन लिखा हुआ था, एक छोटा सा मैंने इंट्रो टाइप का लिखा हुआ था, और जो मॉनेटरी, फिस्कल्स और डायरेक्ट मेजर्स के पॉइंट्स थे वो मैं लिख देती थी, और एक फ्लो चार्ट जैसा मैं बना देती थी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बाद जितने भी कुछ डायग्राम्स होते थे, जो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसे पॉइंट्स में या पैराग्राफ्स में नहीं लिख के एक डायग्राम के तौर पे फ्लो चार्ट जैसा बना दूँ। तो मैंने एक ही फ्लो चार्ट को हर आंसर में यूज़ नहीं किया था। मैं कोशिश करती थी कि अगर मैंने एक आंसर ऐसा लिखा है तो दूसरा में मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँ। तो ये सब जो सारे टेम्पलेट्स है जो मैंने यूज़ किया था, कभी मैं आपको दिखाऊँगी, और आप लोग दूसरे मतलब इसी के लिए मैंने हमेशा कहती हूँ कि आप टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखिए, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, उसे प्रॉपर पेपर में उतारना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, और वो आप हमेशा टॉपर्स की कॉपी से सीख पाइएगा। ठीक है, लास्ट आता है आपका टेस्ट सीरीज़। अब क्या है कि आपने स्ट्रक्चर कर लिया, आपने कंटेंट तैयार कर लिया, अब जो मेन पार्ट आता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप जब लगाओगे तो प्रॉपर आप एक माहौल में बैठ के 3 घंटे अपने पेपर को कंप्लीट करोगे, जो कि इवैल्यूएट होगा टीचर्स से। ठीक है, अब आपको पता चलेगा, वो उन टीचर्स के जो फीडबैक मिलेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि ठीक है, आपके अगर 40 में 20 मार्क्स आ रहे हैं तो 20 मार्क्स का तो आप कर ले रहे हो, बाकी 20 मार्क्स में और बेहतर करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको टीचर्स बताएंगे। और देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कोई हमेशा मतलब ऐसे तो आपको कोचिंग्स में लगाने चाहिए, बट अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर कोई कोचिंग उस समय टेस्ट सीरीज़ नहीं करा रहा है और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल आप आंसर्स लिखिए और उसे किसी भी सिलेक्टेड अपने घर, आपके कोई अगर सिलेक्टेड है जो आपके जान पहचान के हैं या आपके कोई सीनियर्स हैं, आप उन्हें भी दिखा सकते हो, वो भी आपके आंसर्स को इवैल्यूएट कर देंगे। तो बेसिकली 3 चीज़ों को मैंने हमेशा ध्यान में रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोचिंग ले नहीं रही हूँ, मेरे पास समय कम है और मुझे इसी समय में करना है। तो मैंने बेसिकली यही 3 चीज़ों को ध्यान में रखा था कि एनसीईआरटीज़ मैंने देखी, उसके बाद मैंने जो भी जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह सर की बुक को भी रेफ़र किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज़ की बुक को 11-12 की मैंने रेफ़र किया था। तो जब मेरे पास कंटेंट तैयार हो जाता था तो मैं स्ट्रक्चर के लिए हमेशा गूगल पे सर्च करती थी कि आंसर्स कैसे इससे बन सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी, ज़रूरी नहीं कि आप जेपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखो, आप मल्टीपल अदर पीसीएस या फिर यूपीएससी की भी टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हो। हालांकि यूपीएससी और अदर पीसीएस से जेपीएससी इज़ क्वाइट डिफरेंट। यहाँ 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको 700 to 800 वर्ड्स में लिखना रहता है, तो आपको थोड़ा सा अपना ना एलैबोरेटिव वे में जाना पड़ेगा। बट ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो
आप एलेबोरेशन तो कर रहे हो, बट आपकी कॉपी ना एवरेज नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ पैराग्राफ्स भर दे रहे हो, ताकि वो जो इन्विजिलेटर है वो जब चेक करेंगे, आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको इतना लंबा पैराग्राफ दिया जाएगा तो क्या आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे? आप ओवरऑल एवरेज मार्किंग कर दोगे। तो हमेशा आप मेक श्योर करिए कि आपकी जो आंसर्स है उसमें थोड़ा सा ना वेराइटी होना चाहिए, और जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो बड़ी हाईलाइटेड होना चाहिए। उसके लिए इन्विजिलेटर को आपको एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत ना हो, वो ऊपर से ही आप पॉइंट्स ऐसा बनाओ कि वो दिख जाए। और लास्ट में टेस्ट सीरीज़। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ तो मैंने बताया है, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगा नहीं पाई थी बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ आइडियल वे टू स्टडी। आप कंटेंट तैयार करते हो, आपकी स्ट्रक्चर तैयार होती है आंसर की, और फाइनली जब एग्ज़ाम्स आ जाती हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो। ये आप एक छोटा सा बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही ना देखिए, बहुत ही ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये मतलब हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, हमें वो भी पढ़ लेना चाहिए, इतना सारा मटेरियल जुगाड़ करना है, और देखिए उसका आंसर इतना अच्छा था, ये पॉइंट्स है तो मुझे भी ऐसे पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं करना, ऐसे आप भटक जाओगे। हमेशा आप ये करिए कि आपने एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया है कि मुझे इतने टाइम में इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो एक बेसिक आंसर हर क्वेश्चन का, हर पॉइंट्स का जो सिलेबस में है वो तैयार होना ज़रूरी है। और सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि सिलेबस में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है ना, तो आप उसकी ओवरऑल प्रिपरेशन करो एज इफ इन्फ्लेशन आई सेड। तो उसमें आप इन्फ्लेशन के ना जितने आपके जो बुक्स होंगे, रमेश सिंह सर की बुक है, उसमें जितने सारी चीज़ दी हुई है ना, आप उस सबको पढ़ लो। यू नेवर नो कि क्वेश्चन कैसा आएगा वहाँ पे। तो आपकी जो तैयारी है, कंटेंट प्रिपरेशन है, वो डायनेमिक हो सकती है, बट देन स्ट्रक्चर करने की बारी आए तो आपको बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही कंसाइज, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा होना पड़ेगा। संडेज़ को आप अपने मॉक के लिए रख सकते हो, टेस्ट सीरीज़ के लिए रख सकते हो, बाकी सारे दिन आप तैयारी कर सकते हो। और हाँ, पेपर को अटेम्प्ट करने की अगर बात आए कि मेंस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया था, तो हमेशा ना वो 3 घंटे में मिलते हैं जिसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं एंड देन मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने ये किया था कि मैं 30 मिनट्स ईच क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही बांट के रख दिया था कि 4 क्वेश्चन मुझे 30 मिनट्स में करना है। हालांकि 30 मिनट्स में वो कंप्लीट नहीं होता है, बट मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि ठीक है, +5 इज़ एडजस्टेबल टू मी, +10 हार्ड टू हार्ड, उससे ज़्यादा नहीं। 40 से 45 में आपको बिल्कुल अपना आंसर एकदम टोटल कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज़ आप पैनिक मोड में चले जाओगे। बिकॉज लास्ट में आपको एक बार थोड़ा सा अपने पेपर को रिवाइज भी करना पड़ेगा कि कहीं कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड करने तो नहीं रह गए, आपको उन्हें हाईलाइट करनी पड़ेगी। फिर MCQ के लिए भी आपको समय निकालना है। आप NCERT एज अ बिगिनर आप NCERT से शुरू कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप NCERT से बिल्कुल शुरू करिए, आँख बंद करके शुरू करिए, बिकॉज NCERTs आर द बेस्ट बुक। और अगर किसी को लगता है कि NCERT पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब पढ़ोगे ना, आप NCERTs को समझ जाओगे। हाँ, NCERTs में थोड़े कंसाइज वे में दिया हुआ है, तो आपको कंटेंट कम लग सकता है NCERT का, बट देन NCERT आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग में। आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप 2-3 साइट्स रेफ़र कर लो, या फिर अगर कोई आपके पास नोट्स है आप उसे रेफ़र करो, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करो। यही मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी। आप लोग हमेशा मेक श्योर करिए कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। आप अभी समय है तो आप अपनी राइटिंग्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको अपनी राइटिंग स्किल्स ठीक करनी है। टिल देन टेक केयर गाइस। ओके देन, बाय बाय।